हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का बच्चों सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सामाजिक न्याय। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए कि न्याय जो शब्द है वह क्या है, उसके बारे में क्या करना आपको बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो जस्टिस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान रखना बच्चों, जो जस्टिस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा का शब्द है। जज से बना हुआ, जो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का किससे बना हुआ बच्चों, JUS, जज से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। ध्यान रखना बच्चों, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना। तो न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस जो शब्द बच्चों लैटिन भाषा के शब्द जज से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है बंधन या बंधना। तो ध्यान रखना बच्चों, जो न्याय है न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस बोलते हैं। जस्टिस कौन सी भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है। MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्याय शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अभिप्राय यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ। ध्यान रखना बच्चों कि जो न्याय है न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है। संबंध है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस रूप में जुड़ा हुआ है। न्याय इस बात से भी संबंध है बच्चों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, नैतिक रूप से जुड़ सकता है, सामाजिक रूप से जुड़ सकता है, या आर्थिक राजनीतिक कानूनी से जुड़ सकता है। अब अभी जो बता रहे बच्चों MCQ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद करना। प्रोफेसर मेरियम ने कहा है, उन्होंने डेफिनेशन दिया बच्चों न्याय शब्द का। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रोफेसर मेरियम ने न्याय शब्द की व्याख्या किस तरीके से की है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को लिखना। प्रोफेसर मेरियम ने कहा, न्याय मान्यताओं और प्रक्रियाओं का वह प्रणाली है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार और सुविधाएं दी जाती है जिन्हें समाज क्या मानता है, सही मानता है, मतलब उचित मानता है। तो ध्यान रखना बच्चों, पेपर में अगर स्टेटमेंट दे देगा, कहाँ से कहाँ तक दे देगा कि न्याय मान्यताओं का वह प्रक्रिया है, वह प्रणाली है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के वे सभी अधिकार और सुविधाएं दी जाती है जो जिन्हें समाज क्या मानता है, उचित मानता है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो आपको ध्यान रखना है जो स्टेटमेंट बोले थे उनका नाम है प्रोफेसर मेरियम। दूसरा पेपर में आ सकता है बच्चों, प्लेटो ने न्याय का क्या डेफिनेशन दिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं न्याय वह गुण है, ध्यान रखना बच्चों, न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य को क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। तो पूछेगा कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, तो ध्यान रखना न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों से मध्य क्या करता है, सामंजस्य को स्थापित करता है, मतलब बैलेंस को स्थापित करता है। किसके अनुसार, तो वो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के साथ क्या कर सकता है, मध्य संबंध स्थापित करता हो। किनका स्टेटमेंट है, ध्यान रखना बच्चों प्लेटो का स्टेटमेंट है। प्लेटो बोलते हैं न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों के मध्य को क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब क्या करता है, बैलेंस को बनाए रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का क्या तात्पर्य है, क्या है उसको क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है रॉल्स के अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य को क्या करना है, समझाना है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों, अज्ञानता का मतलब जिसके बारे में क्या पता नहीं है। तो कोई भी इंसान अगर नियम कानून बनाता है, ध्यान रखें बच्चों, कोई भी इंसान अगर नियम कानून बनाता है तो उसको सबसे पहले यह बात होना चाहिए कि उसका समाज में क्या पोजीशन है उसके बारे में पता नहीं रहेगा। उस स्थिति में क्या करेगा, वह जो इंसान होगा वह क्या करेगा, जो कानून बनाएगा सभी के भले के लिए बनाएगा। अगर उस इंसान को समाज में अगर स्थिति पता रहेगा तो वह अपने लिए अच्छा कानून बनाएगा, बाकियों के लिए अच्छा कानून नहीं बनाएगा। तो वहीं अज्ञानता बच्चों, जो भी नियम कानून बनाएगा उसको समाज में किसी भी प्रकार का पोजीशन पता नहीं रहेगा, तो अब उस स्थिति में जो नियम कानून बनाएगा वह क्या बनाएगा, सभी के लिए क्या बराबर बनाएगा। उसी को बोला है बच्चों रॉल्स के अज्ञानता का आवरण। पढ़ते हैं, अज्ञानता के आवरण से तात्पर्य यह है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने न करें कि जहां हम यह फैसला लेने में समाज को कैसे संगठित का मतलब किस तरीके से बैलेंस बनाकर चले समाज को, जहां साथ ही हमें यह पता ना हो कि समाज में हमारी स्थिति क्या है, हमारी जगह क्या है, तब
हम ऐसे कंडीशन में निर्णय लेंगे जो सभी के लिए क्या लगा हितकर होगा। मतलब समझाते बच्चों, बोलना चाह रहा है कि कोई भी इंसान अगर नियम कानून बनाता है तो नियम कानून अगर समाज में उसका स्थिति पता चलेगा तो जिस समाज में वह इंसान रहेगा उस समाज के लिए अच्छे कानून बनाएगा, बाकी के लिए अच्छे कानून नहीं बनाएगा। लेकिन जो भी इंसान अगर नियम कानून बनाता है, अगर वह नियम कानून बनाता है तो समाज में अगर उसका स्थिति पता नहीं रहेगा तो उस स्थिति में सभी के लिए क्या बनाएगा, बेहतर कानून बनाएगा। वहीं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। आपको क्या करना, बारीकी से आंसर को समझना है। अगर आपको इससे के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों लिखा है, रॉल्स के न्याय की सिद्धांत का व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। ध्यान से समझना, जॉन रॉल्स उनका पूरा नाम है, ध्यान रखना बच्चों। जॉन रॉल्स ने न्याय की प्राप्ति के लिए अज्ञानता का आवरण का सिद्धांत दिया। तो पेपर में एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि न्याय की प्राप्ति की अज्ञानता का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन रॉल्स ने अज्ञानता का सिद्धांत दिया। अब अज्ञानता का सिद्धांत है क्या, तो आपको समझना है, यह अज्ञानता में रहकर, अज्ञानता मतलब उसके बारे में पता नहीं है, रहकर यह निर्णय लिया जाए कि समाज में न्याय कैसे होना चाहिए, कि समाज में बच्चों जो न्याय होगा वो किस तरीके से होगा, उसमें अनजान बनकर क्या करना, आपको न्याय दिलाना है। चाहिए कि किस वर्ग के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसे में व्यक्ति सबसे कमजोर, ध्यान रखना, ऐसे में जब उसको समाज में पोजीशन अगर पता नहीं रहेगा कि समाज में मेरा जगह है तो वह क्या करेगा, सभी को लेकर चलेगा। क्योंकि जो भी नियम कानून बना रहा है उसको खुद का पता नहीं कि मेरा समाज में क्या पोजीशन है, तो वह सभी के लिए क्या करेगा, बराबर कानून बनाएगा और उसमें भी देखेगा किस के लिए कौन सा कानून अच्छा रहेगा। तो वही बोलना चाह रहा कि अगर जिस इंसान को अगर समाज में पोजीशन पता रहेगा तो जिस समाज में रहेगा उस समाज के लिए अच्छे कानून बनाएगा, बाकी के लिए अच्छे कानून नहीं बनाएगा। तो लेकिन जो इंसान को समाज में खुद का पोजीशन नहीं पता रहेगा तो सभी समाज के लिए क्या करेगा, बराबर कानून बनाएगा। उस स्थिति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो वह सिद्धांत किसने दिया था, जॉन रॉल्स ने। इसी को बोला गया बच्चों अज्ञानता का सिद्धांत। तो वही बोलना चाह रहा है, यदि अज्ञानता में रहकर खुद को पता नहीं कि समाज में जो इंसान कानून बना उस समाज में उसका क्या पोजीशन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड है अज्ञानता। यदि अज्ञानता में रहकर, अज्ञानता का मतलब हुआ बच्चों समाज में उस इंसान का पोजीशन नहीं पता कि मैं किस समाज से बिलोंग करता हूँ, उस स्थिति में अगर यह निर्णय लिया जाए कि समाज में न्याय किस तरीके से होगा, कैसे होगा और किस वर्ग के लिए क्या सुविधाएं देना चाहिए, उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, सबसे कमजोर तथा सबसे जो निचले वर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा नीति का क्या करेगा, चयन करेगा। क्योंकि यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान नहीं है कि इस समाज में उसका क्या पोजीशन है। ध्यान रखें बच्चों, अगर जिस इंसान बच्चों का नियम कानून बना रहा उस इंसान का अगर समाज में स्थिति पता चल जाएगा तो क्या करेगा, उस समाज के लिए अच्छे कानून बनाएगा, बाकी के लिए अच्छे कानून नहीं बनाएगा। लेकिन उसी इंसान को अगर समाज में किसी भी प्रकार का अगर पोजीशन नहीं पता कि मैं किस समाज में बिलोंग करता हूं, तो सभी को क्या करेगा, लेकर चलेगा और सभी के लिए जो कानून बनाएगा वह क्या बनाएगा, बराबर बनाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा किस वर्ग के लिए क्या कानून बनाना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, सभी के लिए क्या होगा, बराबर कानून मिलेगा और सभी को क्या होगा, उसमें भलाई होगा। बच्चों इसके बावजूद भी आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, न्याय के विभिन्न आयामों पे चर्चा कीजिए। न्याय के कितने प्रकार है उसके बारे में क्या करना है, बताना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय के कितने प्रकार है उस सभी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो न्याय में बच्चों ध्यान रखना, पहला जो न्याय है उसको विधिक न्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अगर पेपर में पूछेगा न्याय के विभिन्न आयामों पे चर्चा कीजिए तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों विधिक न्याय। क्या होता है, विधिक न्याय। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों राजनीतिक न्याय। तीसरा है बच्चों सामाजिक न्याय और चौथा क्या, आर्थिक न्याय। तो न्याय के 4 आयाम है बच्चों। पहला का आपको ध्यान रखना विधिक आयाम बोलते हैं, दूसरे का राजनीतिक आयाम, तीसरे को सामाजिक न्याय, चौथे को क्या, आर्थिक न्याय। बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, सभी न्याय के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे बच्चों विधिक न्याय किसे कहते हैं। पहला है बच्चों विधिक न्याय। विधिक न्याय में पहले समझा देते हैं बच्चों, अगर दो के बीच किसी भी प्रकार का लड़ाई हो गया तो दोनों तरफ से क्या होगा, वकील जाएगा और वकील क्या करेगा बच्चों, दोनों वकील का जो जज होगा दोनों वकील की बातों को क्या करेगा, सुनेगा
उसके बाद सुनने के बाद क्या करेगा, लास्ट में जो फैसला देगा बच्चों, कौन देगा, वह जज देगा, वही होता है विधिक न्याय। विधिक न्याय में किन्हीं दो के बीच अगर लड़ाई होता है तो दोनों तरफ का जो वकील होता है, दोनों तरफ का वकील के बातों को सुनता है, फाइनली जो लास्ट में जो डिसीजन देता है बच्चों, जस्टिस देता है, वही होता है विधिक न्याय। पढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ विधि में कानून की व्याख्या करता है तथा विवाद को सम्मिलित दोनों के पक्ष या विपक्ष सुनने के पश्चात क्या करता है, फैसला को सुनाता है। दोनों तरफ के बातों को क्या करता है बच्चों, जो जज होता है वह सुनता है और लास्ट में क्या करता है, अपना फैसला सुनाता है, वही क्या कहलाता है, विधिक न्याय कहलाता है। वहीं आगे लिखा हुआ, यह न्याय विधिक कानूनी न्यायालय द्वारा प्रशासित होता है। यह कहाँ होता है बच्चों, तो ध्यान रखना, यह जो न्याय विधिक न्यायालय द्वारा क्या होता है, प्रशासित होता है, मतलब प्रकाशित होता है, और न्यायाधीश की व्याख्या को न्याय का प्रतीक माना जाता है। जो न्यायाधीश बच्चों जो फैसला जो सुना दिया, उस फैसले को कोई भी बदल नहीं सकता है, वह क्या माना जाता है, न्याय की व्याख्या माना जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस न्यायाधीश जो भी फैसला सुनाता है वह न्याय का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। कि बोलना चाह रहा बच्चों, अगर जज जो कोई भी प्रकार का फैसला सुना दिया, उस फैसले में किसी भी प्रकार का बदलाव कोई दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वही क्या कहलाता है, न्याय का प्रतीक कहा जाता है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, राजनीतिक न्याय। पहला विधिक न्याय बच्चों, समझने में आपको किसी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राजनीतिक न्याय। कोई भी कमेंट में उस टॉपिक को लिखे, फिर से क्या करेंगे बच्चों, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा बच्चों, राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं, ध्यान रखना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जो राजनीतिक न्याय का जो अर्थ है, समाज राजनीतिक अधिकारों को क्या करता है, प्रेरित करता है। जो समाज है बच्चों राजनीतिक अधिकार उसको प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब होता है उत्साहित करता है। राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों को स्वतंत्र, ध्यान रखना बच्चों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सहभागिता के लिए होता है। लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है। राजनीतिक न्याय में ध्यान रखना बच्चों, कोई भी लोग क्या कर सकता है, जो 18 साल से एज जिनका ज्यादा हो गया वोट दे सकता है, वह क्या कर सकता है, राजनीतिक में खड़ा हो सकता है। जितने सारे क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद कोई भी नागरिक किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, क्या कर सकता है, राजनीतिक में लड़ सकता है, मतलब चुनाव में लड़ सकता है। यही सब क्या है, राजनीतिक न्याय। आगे लिखा है, सार्वजनिक कार्यालय में निर्वाचित होने के लिए अवसर समानता, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलता है बच्चों। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अभिव्यक्ति अपनी स्वतंत्रता एवं संघ बनाने की क्या होती है, पूरी आज़ादी मिलती है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है बच्चों, कोई भी इंसान अपने विचारों को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, संघ बना सकता है, ग्रुप बना सकता है। यह सब किसके अंदर आता है बच्चों, राजनीतिक न्याय के अंदर आता है। तो राजनीतिक न्याय में आप 2-3 पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं। कोई भी इंसान क्या कर सकता है, जिसका 18 साल से ज्यादा एज हो गया है, वह क्या कर सकता है, मत दे सकता है, मतलब वोट दे सकता है, क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, ग्रुप बना सकता है। ये सभी जो पार्ट है बच्चों, राजनीतिक न्याय का क्या है, पार्ट है। अब हम लोग तीसरा में पढ़ेंगे बच्चों, सामाजिक न्याय। ध्यान रखना बच्चों, तीसरा क्या है बच्चों, सामाजिक न्याय। सभी प्रकार के सामाजिक विषमता, विषमता का मतलब किसी भी प्रकार के समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए, सभी को बराबर दर्जा मिलना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और किसी तरह का बच्चों भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रकार के जो सामाजिक विषमता उसको क्या करना है, समाज में समाप्त कर देना है। जितने तरह का बच्चों समाज में जो विषमता है, जैसे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या धर्म के आधार पे, जितने सारे जो विषमता, उस विषमता को क्या करना है, समाप्त करना है। जीवन के समस्त क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक के उसके व्यक्तित्व का विकास के लिए क्या करेगा, समान अवसर सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा, तो ध्यान रखना बच्चों, वह सरकार करेगी। तो वही बोलना चाह रहा है, समाज में जितने तरह का जो विषमता, उस विषमता को क्या करना है, समाप्त करना है, और सभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा, तो ध्यान रखना बच्चों, वह सरकार करेगी। उसमें जो सुरक्षा करेगा वह कौन करेगा, तो सरकार करेगी। आगे लिखा बच्चों, सभी मनुष्य को समान मानना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी किसके अंदर आता है, तो ध्यान रखो बच्चों, सामाजिक न्याय के अंदर आता है। चौथा बच्चों, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में ध्यान से समझना, सभी को उनके जीवन यापन के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। लोगों को अपने जीविका का मतलब जीवन चलाने के लिए अपने मर्जी से, उसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी इंसान अगर व्यापार करने का मन है, पढ़ने का मन है, कोई भी रोजगार करने का मन है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का राज्य सरकार और केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा बच्चों। ये आर्थिक न्याय के अंदर आता है। वही बात लिखा हुआ, सभी को उनके जीवन यापन के लिए समान अवसर क्या करेगा, सरकार प्रदान करेगी। लोगों को अपने जीविका चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए अपने मर्जी से कोई भी क्या कर सकता है, काम की पूरी स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकता, जैसे कि हो गया भोजन, हो गया बच्चों,
वस्त्र हो गया, शिक्षा पूर्ति के लिए जो वह कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का राज्य और केंद्र किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आता है बच्चों आर्थिक न्याय के अंदर। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर एक पोस्ट पे बच्चों महिला है या मान लेते हैं पुरुष है, तो पहले के समय में वेतन अलग अलग मिलता है, लेकिन बच्चों अभी के समय में अगर एक पोस्ट पे जेंट्स हो और फीमेल हो, मतलब मेल हो और फीमेल हो, तो दोनों को क्या मिलना चाहिए बच्चों? समान वेतन मिलना चाहिए। वही बोलना चाह रहा, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सभी को समान आर्थिक अवसर मिलने के लिए संसाधनों का उचित क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। बच्चों 4 तरह का न्याय पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। न्यायपूर्ण वितरण किसे कहते हैं? न्यायपूर्ण वितरण बच्चों 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझना। सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं को नियोजित बंटवारे से, नियोजित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को क्या करना, बंटवारा करना। यह वितरण समाज में विभिन्न समूह के बीच होना चाहिए, व्यक्ति के बीच होता है, जिसमें उनके जीवन के समान स्थिति को मिल सके। तो इसको अपने तरीके से समझाते बच्चों। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है? मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, आपके पास 10 लोग आए, 10 लोग में आपको क्या करना है, सभी को प्रॉब्लम को बारी बारी से सुनना है, और सुनने के बाद जो आपको क्या करे, सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट लगे उस रिक्वायरमेंट को, जितने सारे जो 10 लोग आए आपके पास 100 रुपया, तो देखना है कि सबसे ज़्यादा किन व्यक्ति को दिक्कत है। जो व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत है पहले उन्हें देना चाहिए, ताकि जो अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई हो क्या हो जाए, कम हो जाए। उसी को बोलते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। वो सिस्टमेटिक ढंग से बांटना जिसके कारण से अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई हो क्या धीरे धीरे कम हो जाए। बच्चों न्यायपूर्ण बंटवारा को फिर से आपको समझा जाते हैं। कोई भी रिसोर्सेज था, उस रिसोर्सेज में जितने सारे लोग आपके पास आए हुए हैं, उसके बाद सभी को क्या करना, आपको प्रॉब्लम को सुनना है। उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो पहले क्या करे, उस रिसोर्सेज को उस इंसान के पास पहुँचाए, ताकि जो अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई हो क्या हो, कम हो। यही होता है बच्चों न्यायपूर्ण वितरण। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपनाई जाने वाली 3 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉन्ग के लिए आपको क्या करना है, बारीकी से आंसर को समझना है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बच्चों 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है बच्चों समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। बर्ताव का मतलब क्या होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको पढ़ना बच्चों, सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। नागरिकों को उनके वर्ग के, जाति तथा नस्ल, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके कामों के आधार पर क्या होना चाहिए, जांचा जाना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, बोलना चाह रहा किसी भी व्यक्ति को न लिंग के आधार पे, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके कामों के आधार पे क्या होना चाहिए, जांचा जाना चाहिए। विभिन्न जाति के 2 व्यक्ति अगर एक ही पोस्ट पे काम करे तो दोनों का क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए बच्चों। यही होता है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। इसका मतलब बोलना चाह रहा बच्चों इसमें कि अगर एक पोस्ट पे 2 कास्ट के लोग क्या करें, काम करें, तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही होता है बच्चों समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पे नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक ही पोस्ट पे 2 कास्ट के लोग इस पर काम करें, दोनों का क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। यही होता है बच्चों समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। दूसरा समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय में कभी कभी क्या होता है बच्चों, समान में अगर क्या करते हैं, न्याय दिलाते, उस केस में क्या होता है, समान नहीं होता बच्चों, अन्याय हो जाता है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर बच्चों सभी विद्यार्थी को नंबर अगर बराबर दे दिया जाए, तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाता है। कभी कभी बच्चों समानुपातिक न्याय काम नहीं करता है कि अगर सभी को बराबर दे दिया जाए तो न्याय की जगह पर क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों अगर सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सभी को बराबर अगर मार्क्स दे दिया जाए, तो उस स्थिति में पढ़ने वाले बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। उसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। मिलेगा अपने कामों के आधार पे क्या होना चाहिए, उसको मार्क्स मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, पॉसिबिलिटी उसमें न्याय का होगा। इसमें यही बात लिखा बच्चों, ध्यान रखना, कुछ परिस्थितियों में ऐसे भी हो सकता है जहाँ समान बर्ताव अन्याय हो जाता है। अगर समान बर्ताव करेंगे तो वहाँ न्याय की जगह पे क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, उसको पेपर में सभी को बराबर अगर मार्क्स दे दिया जाए, तो वहाँ पे न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। किसके साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ।
जैसे एग्जाम्पल ये दिया बच्चों, परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को अगर एक जैसा अंक दे दिया जाए तो वहां पे न्याय नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। यह न्याय नहीं हो सकता है, अतः मेहनत के आधार पर देना चाहिए बच्चों, कौशल के आधार पे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग जो पारिश्रमिक है उसके आधार पे क्या होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है, समानुपातिक न्याय अगर देंगे तो वहां पे न्याय के जगह पर क्या होगा, अन्याय हो जाएगा। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों जब बच्चे पेपर देख कर बाहर निकलते हैं, उसके बाद अगर सभी बच्चों को बराबर मार्क्स दे देंगे तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ यहाँ पे न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा। यही कहलाता है बच्चों समानुपातिक न्याय। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, अगर मान लो कोई इंसान विकलांग है तो उसके लिए अलग जरूरत होना चाहिए बच्चों, जो बूढ़े व्यक्ति के लिए अलग, उसमें सभी को बराबर दे देंगे तो क्या होगा, न्याय के जगह पे अन्याय हो जाएगा। तो विशेष जरूरतों को विशेष ख्याल, जब कर्तव्य और परिश्रमी का निर्धारण किया जाए तो लोगों को विशेष जरूरतों का भी ख्याल किया जाता है। कोई इंसान अगर विकलांग है तो विकलांग को रिजर्वेशन देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है ताकि क्या हो, आगे बढ़ पाए। उसको नॉर्मल इंसान से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे न्याय नहीं होगा बच्चों, अन्याय हो जाएगा। किसके वजह से, विकलांग बच्चों के। तो वहाँ पे भी ध्यान रखना, विशेष जरूरतों को विशेष ख्याल दिया जाता है। अगर नॉर्मल इंसान के साथ उसका कंपेयर करेंगे तो जो विकलांग बच्चों उसके जगह न्याय नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो विशेष जरूरतों को ध्यान रखा बच्चों, विशेष ख्याल रखा जाता। वही बात लिखा, जब कर्तव्य और परिश्रमी का निर्धारण किया जाए तो लोगों को विशेष जरूरतों को ख्याल किया जाता है, जो कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं होता है। अगर बच्चों जो विकलांग लोग है उसको नॉर्मल लोगों से कंपेयर कर देंगे तो वहां पे जो विकलांग लोग है उसके न्याय नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। तो वहां पे भी देखा जाता है बच्चों, जो विशेष जरूरत लोगों उसको लिए क्या होता है, रिजर्वेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे लिखा बच्चों, उनके साथ विभिन्न तरीके से उनका क्या किया जाता है बच्चों, ख्याल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, देर से मिलने वाले न्याय अन्याय है, इसका व्याख्या करना। अगर देर से बच्चों आपको न्याय मिला तो न्याय नहीं है, अन्याय है, इसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। तो इस आंसर को बारीकी से समझना। एक आदर्श एवं निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक आदर्श एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि न्याय सरल होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए एवं जल्द होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, एक आदर्श एवं निष्पक्ष न्याय प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि जो न्याय होना चाहिए सरल होना चाहिए, निष्पक्ष मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जल्द होना चाहिए। यदि किसी नागरिक को न्याय समय पे नहीं मिलता है तो वह न्याय न होकर क्या होता है, अन्याय हो जाता है। किसी भी इंसान का बच्चों अगर समय पे न्याय नहीं मिलता है तो वह न्याय नहीं हो जाता, वह अन्याय हो जाता है। कैसे, आगे लिखा हुआ, न्याय में देरी होने से उस नागरिक को क्या क्या नुकसान होता है बच्चों। पहला तो नुकसान होता है समय का, और साथ साथ उस व्यक्ति का धन का क्या होता है, हानि उठाना पड़ता है। किसी भी इंसान को बच्चों अगर समय पे न्याय नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होता है। तो पहला जो नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, साथ साथ क्या होता है, पैसे का मतलब धन का क्या होता है, खर्चा होता है, जो किसी भी देश के न्याय प्रणाली में अच्छी बात या नहीं है। किसी भी देश के लिए बच्चों न्याय प्रणाली के लिए यह अच्छी बात नहीं है। मुकदमों को सुनवाई जल्दी ना होने पे जो सच्चा जो सबूत होता है वो भी मिटाने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। बोलना चाह रहा बच्चों, अगर देर से जब मिलता है न्याय तो उसकी स्थिति में क्या होता है, जो सच्चा जो सबूत होता है वो भी मिटाने में क्या होता है, आसानी हो जाता है। और नकली सबूत बनाने में, नकली गवाह को बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, वो मिट जाता है। नकली गवाह को क्या होता है बच्चों, आसानी से बने जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, न्याय मिलते मिलते उस प्रार्थी को जिसको न्याय मिलना चाहिए उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अतः इसलिए कहा जाता है कि बच्चों देर से मिलने वाले जो न्याय है वो न्याय नहीं है, क्या है, अन्याय है। समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मुक्त बाजार के पक्ष में और विपक्ष में क्या करना, आपको तर्क देना कि मुक्त बाजार क्या है बच्चों। उसमें आपको क्या करना, पक्ष के बारे में बताना, विपक्ष के बारे में। पहले पढ़ेंगे बच्चों पक्ष, उसके बाद पढ़ेंगे विपक्ष। पक्ष में ध्यान रखना, बाजार व्यक्ति के लिए जाति, धर्म या लिंग की इसमें परवाह नहीं करता है। बाजार में केवल व्यक्ति की योग्यता होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, और कौशल के आधार पर क्या होता है, बंटवारा होता है। कि जिस इंसान के पास अगर टैलेंट है तो वह मार्केट में किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकता है, बढ़ सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार और केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, बाजार व्यक्ति की जाति को नहीं देखता है, धर्म को नहीं देखता, लिंग को नहीं देखता, इस सब चीज़ों को परवाह नहीं करता। बाजार में केवल क्या देखा जाता है बच्चों, योग्यता देखा जाता है,
कौशल को क्या किया जाता है, देखा जाता है। जिसके पास जितना टैलेंट होगा वो मार्केट में क्या कर सकता है कि किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का राज्य और केंद्र किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह तरह बच्चों पक्ष वाली बात है। अब पढ़ेंगे विपक्ष में क्या दिक्कत होती है। तो ध्यान रखना, मुक्त बाजार ताकतवर लोगों के लिए बच्चों, धनी लोगों के लिए और प्रभावशाली लोगों के लिए हित में क्या करती है, काम करती है। कि कोई भी बिजनेस करने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, पहले पैसा होना चाहिए। तो यह जो होता है बच्चों किसके लिए होता है, धनी वर्गों के लिए क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। लोगों के लिए अवसर वंचित हो जाता है, क्योंकि किसी के पास मान लो बच्चों टैलेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो वहीं विपक्ष में आपको ध्यान रखना बच्चों कि जो मुक्त बाजार उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसके पास क्या है, पैसा है। लेकिन जो गरीब है, जो वंचित परिवार है, उनके लिए क्या है, अच्छी नहीं है। तो वहीं इसमें लिखा मुक्त बाजार जो ताकतवर है, जो धनी है, प्रभावशाली लोगों को हित में क्या करती है, काम करने का अवसर प्रदान होती है। जिसका प्रभाव सुविधाहीन, जिसके पास क्या है, सुविधाहीन, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, उन लोगों के अवसरों को क्या करती है, वंचित कर देती है। वंचित मतलब खत्म कर देती है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। वह बोलती क्या है बच्चों, न्यूनतम आवश्यकता किन सुविधाओं के लिए गणना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं बच्चों कि किसी भी इंसान को क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए। पहला तो बच्चों भोजन, दूसरा किसके अनुसार, ध्यान रखा बच्चों, यूएनओ के अनुसार किसी भी इंसान को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है बच्चों भोजन, दूसरा क्या है, शुद्ध पानी, तीसरा उसके पास क्या होना चाहिए, आवास होना चाहिए, और चौथा क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, पांचवा क्या बच्चों, आय होना चाहिए। आय मतलब इनकम होना चाहिए, ताकि क्या करे, अपना जीवन यापन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। न्याय के संबंध में जर्मन दार्शनिक कौन थे, इमैनुअल कांट। तो पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है बच्चों, इमैनुअल कांट कौन है। तो ध्यान रखना, जर्मन एक दार्शनिक है। उनके विचार से क्या करना, बताना कि न्याय के संबंध में जो जर्मन दार्शनिक जो इमैनुअल कांट का विचार को क्या करना, आपको बताना। तो ध्यान रखना बच्चों, इमैनुअल कांट का मानना है कि हर व्यक्ति की गरिमा मतलब समाज में उसका क्या स्थान है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनल, अपने विकास के लिए, लक्ष्य के पूर्ति के लिए समान क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। किसके अनुसार बच्चों, इमैनुअल कांट कौन थे। तो ध्यान रखना बच्चों, जर्मन एक दार्शनिक है। उन्होंने क्या बोलते हैं न्याय के संदर्भ में कि इमैनुअल कांट का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने समाज में क्या होती है, पोजीशन होती है, स्थिति होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनल विकास के लिए सभी को क्या होना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। जो इस इंसान के पास जितना टैलेंट हो क्या कर सके, विकास कर सके। इसमें किसी भी प्रकार का बच्चों भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। न्यायपूर्ण बंटवारा किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है वस्तुओं तथा सेवाओं को न्यायपूर्ण बंटवारे से है। इस वितरण से समाज में विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच होता है, ताकि बच्चों जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को इस प्रकार बंटवारा किया जाए ताकि जो अमीरी और गरीबी के बीच क्या हो, खाई को कम किया जाए। उसी को बोलते हैं बच्चों न्यायपूर्ण बंटवारा। जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पहले उसको क्या देना चाहिए बच्चों, जो भी रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को देना चाहिए, ताकि क्या हो बच्चों, अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई को क्या हो जाए, कम किया जाए। यही होता है बच्चों न्यायपूर्ण बंटवारा। आगे लिखा बच्चों, नागरिकों को जीने के समान धरातल मिल सके, जैसे भारत में बच्चों छुआछूत प्रथा उन्मूलन, आरक्षण आदि की क्या समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों लिखा, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार कौन कौन से कदम को उठाई है। पहला ध्यान रखना बच्चों, सरकार से बच्चों भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार कौन कौन से कदम को उठाई है। तो पहला आपको ध्यान से समझना बच्चों, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 1 से 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में क्या कर सकते हैं बच्चों, फ्री में आप पढ़ सकते हैं। वहीं इसमें बोलना चाह रहा है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1 से 8वीं क्लास। और उसके बाद बच्चों पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 5 वर्ष में प्लानिंग करते थे सरकार, 5 वर्ष में इसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना। वहीं होता बच्चों पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल के भीतर इस चीज़ को क्या करना, खत्म करना है। टारगेट सरकार रखती थी कि 5 साल के अंदर में इसको क्या कर देना, इंप्रूव कर देना। वहीं होता बच्चों पंचवर्षीय योजना। वंचित वर्गों को आर्थिक, सामाजिक तथा सुरक्षा की जो गारंटी लेती है, कौन लेती है बच्चों, सरकार लेती है। वंचित वर्ग बच्चों समाज में जिसको गलत तरीके से देखा जाता था पहले के समय में, उसको समान बर्ताव के लिए बच्चों कौन ध्यान रखती है, तो वह रखती है सरकार।
मौलिक अधिकारों को बच्चों संविधान में क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। इसमें राज्य किसी भी प्रकार का क्या कर सकती है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ध्यान रखना, जो सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो हर घर में क्या कर सकती है, गैस सिलेंडर भेजने वाली जो सिस्टम थी, वही होता बच्चों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें क्या होती थी, पहले के समय में बच्चों खाना जो बनता था वो चूल्हे पे बनता था, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैसों का क्या हुआ, वितरण हुआ, जिसके कारण से हर घर में गैस क्या हो गई, पहुंच गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भारत में सामाजिक न्याय के जो सरकार जो कदम उठाई है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 8वां ध्यान रखना, जो किसान फसल बीमा योजना, 8 पॉइंट को बच्चों बताया है। 8 पॉइंट में कम से कम आपको 6 पॉइंट को अच्छे से याद करना। जो भी आपको आसान लगे उस पॉइंट को क्या करना, आपको याद करना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको डाउट हुआ है तो उस क्वेश्चन को क्या करना, आपको कमेंट में लिखना है, उसको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आपका बच्चों कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और साथ साथ बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।